बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और मैं जो है सीए का स्टूडेंट हूँ कैफ लेवल पे। और ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और कुछ और सब्जेक्ट्स भी मैंने डूब में लिए हैं, जैसे कि बी लॉ है और कंपनी लॉ है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को और भी जैसे एफ बने, तो इनकी बेसिक्स में काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या होती है, परेशानियाँ होती हैं थोड़ी। तो मैंने सोचा है कि इनको विद एग्जांपल्स, विद पिक्टोरियल एग्जांपल्स, इनको जो है मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कुछ लेक्चर्स तैयार करूँ। तो ये क्विक लेक्चर्स होंगे, जल्दी जल्दी अगर आप इनको ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं वैसे भी टीचर हूँ, अपना इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ, ESL टीचर कह सकते हैं। और उसको थोड़ा अब ये मेरा बहुत ही पहला एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग की तरफ, कि अकाउंटिंग को पढ़ाया जाए और कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ, मर्केंटाइल लॉ को पढ़ाया जाए। तो वेरी फर्स्ट मैंने थोड़ा अकाउंटिंग पे फोकस रखा है कि अकाउंटिंग के लेक्चर्स बनाऊँ। वेल, वक्त ज़ाया किए बगैर आगे हमारी बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हम ये सोचते हैं कि अकाउंटिंग हम करते किसके लिए, किसकी अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो किसी बिजनेस की करते हैं, तो उसके लिए पहले तो हमें बिजनेस को समझना है और बिजनेस में होने वाली चीज़ों को समझना है कि अकाउंटिंग क्या है और बिजनेस क्या है और बिजनेस में होने वाली चीज़ें क्या हैं और बिजनेस क्यों किया जाता है। तो वेरी फर्स्ट अगर हम बिजनेस का कॉन्सेप्ट लें तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। बिजनेस हम तब करने जाते हैं जब हमें क्या करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट कमाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, क्यों जनरेट करना है? तो इसकी सिंपल सी मिसाल ले लें, हमारे पाकिस्तान में जब तक बच्चा पैर पे खड़ा नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की एग्जांपल्स है। मे भी ये वर्क करना शुरू करे और आपके दिमाग में ये बात, ये कॉन्सेप्ट में बात आ जाए कि हम बिजनेस को कैसे लेते हैं और बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो हमारे घर पे रखे हुए पैसे से किस तरह से अलग है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। पहले हम बिजनेस को देखते हैं कि बिजनेस क्या चीज़ है। एनी एक्टिविटी, मतलब ऐसा काम, ऐसा कोई काम सीकिंग प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट कमाना हो वाइल बेयरिंग द रिस्क ऑफ लॉस। जाहिर सी बात है, जब भी हम बिजनेस करने जाएंगे, कोई भी कोई भी बिजनेस, एक छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक बिजनेस तक, हमें उसमें प्रॉफिट तो कमाना है, हमारा मकसद उसमें प्रॉफिट कमाना ही है। लेकिन उसमें क्या है, रिस्क ऑफ लॉस भी है कि हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए। तो ये बिजनेस की डेफिनेशन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस के, बिजनेस की टाइप्स कौन कौन सी, किस तरह से बिजनेस किया जाता है। आप अपनी सराउंडिंग में देखेंगे, अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या क्या नजर आता है। तो बाय एक्टिविटी देखेंगे एक हम, और बाय लीगल फॉर्म। तो बाय एक्टिविटी तो वो किस तरह से है, ये इस तरह से कि ट्रेडिंग है। मतलब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो एक छोटी सी शॉप देखते हैं जिसपे वो क्या कर रहा है, या कियोस्क देखते हैं जिसपे वो क्या कर रहा है, बंदा चीज खरीद रहा है और आपको बेच रहा है, चीज खरीद रहा है और आपको बेच रहा है। ठीक है, वो बनी बनाई चीज खरीद रहा है और आपको उसी तरह से वो सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाती है ट्रेडिंग में। बाय एक्टिविटी वो क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तजारत कर रहा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो पकोड़े बना रहा है, दही बड़े बना रहा है, या किसी भी तरह की कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई मशीनरी बना रहा है, या कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और ये हमारे पास आपको, मतलब आपकी सराउंडिंग में देखने को मिल जाती है। ट्रेडिंग भी मिल रही है और मैन्युफैक्चरिंग भी मिल रही है। तीसरी है सर्विस प्रोवाइडिंग। अब सर्विस प्रोवाइडिंग की कौन सी एग्जांपल्स है कि लेट सपोज अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैंने बच्चे से, 4 हैं 5 हैं बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं और मैंने उनसे फीस ली। ठीक है, लेकिन उनसे फीस लेने की मद में मैंने उनको क्या दिया, कोई चीज, फिजिकल सब्सटेंस कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन क्या, मैं उनको सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप बार्बर के पास चले जाएं तो बार्बर क्या करता है, आपको सर्विस दे रहा है। ठीक है,
इसी तरह से आप मसाजर के पास चले जाएं, वो आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। और इसकी और एग्जांपल है कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो आपको क्या देता है, अपनी सर्विस देता है। वकील के पास चले जाएं, कैसे ले रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं लीगल फॉर्म में। तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, के सोल मतलब अकेला, अकेला बंदा है कोई भी किसी भी बिजनेस में। अब वो छोटे से बिजनेस से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस में वो अकेला ही उसको रन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। सेकेंडली पार्टनरशिप है, दो हैं, तीन है, चार है, पांच है, या उनकी जो लिमिट है वो 20 है। 20 पार्टनर्स किसी भी एक बिजनेस में हो सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो कंपनी की डेफिनेशन में आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ नोट्स हैं वो याद रखें, अपने जहन में रखें। वो क्या है, अकाउंटिंग बिलोंग्स टू द बिजनेस। ठीक है, अकाउंटिंग हम किसकी करते हैं, बिजनेस की करते हैं। अकाउंटिंग डज नॉट बिलोंग टू पर्सन, अकाउंटिंग हम किसी पर्सन के नहीं करते, किसी इंडिविजुअल की नहीं करते। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने कहा कि बिजनेस में होने वाली चीजें, तो मिसाल के तौर पे कोई भी दुकान है आपकी, एनी एक्टिविटी इन बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। आप उसमें कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेट्स सपोज ट्रेडिंग कर रहे हैं आप। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बाहर से चीजें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो वहां अगर वो आपकी रेंट की दुकान है तो आप रेंट भी दे रहे होंगे। अगर आपके पास वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे रहे होंगे। अगर आपके पास वहां पे सर्दियां हैं, आप हीटर जलाते हैं तो गैस का बिल भी देते होंगे। अगर वहां पे आपने टेलीफोन की पीटीसीएल की सहूलत रखी हुई है तो टेलीफोन का भी बिल दे रहे होंगे। इसी तरह से इंटरनेट का भी दे रहे होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे, रिकॉर्ड से मुराद ये है कि जब अपने अपने पास लिख रहे होंगे, ये खरीदा, ये बेचा, ये खरीदा, ये बेचा, ये एक्सपेंस किया, इतना फायदा हुआ, तो इन सबको आप क्या कहेंगे, दोज ऑल आर नोन एज ट्रांजैक्शन। के एनी एक्टिविटी इन बिजनेस, बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी जब हो तो उसको क्या कहेंगे, हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि परचेजिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स कहते हैं इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री परचेजिंग। और यहाँ पे एक और नाम भी है गुड्स की जगह, मर्चेंडाइज भी कहते हैं। परचेजिंग ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री परचेजिंग, इन्वेंट्री सेलिंग, परचेजिंग प्रेमिसेस, पेइंग रेंट, और पेइंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल्स। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन्स हैं। ये आपने सुना होगा जब भी आप एटीएम से पैसे निकलवाने जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। उस टाइम जो आप वो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम आते हैं अकाउंटिंग की तरफ, कि अकाउंटिंग की हम अजम्पशन कैसे लेते हैं। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम दोनों चीजें बैलेंस रखते हैं, दो साइड्स बैलेंस रखते हैं। तो ये आपने क्रेडिट और डेबिट सुना होगा। इसके अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ इस क्लास में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्रेडिट और डेबिट रूल्स को। लेकिन फिलहाल हम अकाउंटिंग की अजम्पशंस लेते हैं। तो अकाउंटिंग की अजम्पशन में हम अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने वाले हैं। ठीक है। लेट्स सपोज के शादी की बात हुई थी कि बच्चा जो है बड़ा हो गया है और अहमद उसका नाम है, और वो कहता है कि भाई अब मैं जो है 22-23 साल का हो गया हूँ या 25 साल का हो गया हूँ, अब जो है मुझे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन बेचारा कर कुछ नहीं रहा है। वो जाता है अपने फादर के पास और कहता है कि बाबा मुझे जो है शादी करनी है। बाबा कहते हैं अच्छा। बाबा जो है उनकी अम्मी को कहते हैं, अम्मी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम इनकी चाचू की बेटी है उनसे शादी करवा देते हैं इसकी। तो अम्मा पापा पहुंचते हैं चाचू के पास इनके, और कहते हैं कि बच्चे ने शादी करनी है, बड़ा हो गया है और हमारा शायद अब कर लेनी चाहिए। तो चाचू कहते हैं चलो बचपन में तो मैंने बात की थी कि मैं दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि अभी कर क्या रहा है अहमद। अहमद तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो घर वाले वापस आ जाते हैं, अहमद से कहते हैं कि भाई वो तो कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, और तुम्हारा कुछ होना चाहिए, तुम्हारा कोई बिजनेस होना चाहिए जिससे तुम अपने घर के अखराजात पूरे करो या अपने पैरों पे खड़े हो सको, तो हम तुम्हें देंगे। अब अहमद परेशान हो गया, अहमद ने कहा कि यार अब बिजनेस करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं से प्रॉफिट लाऊं। तो प्रॉफिट के लिए वो क्या करता है कि चलो वो सोचता है कि अब मुझे बिजनेस करना चाहिए जिससे मेरी शादी हो जाएगी। तो
अब उसका बिजनेस ये समझें कि शुरू हो रहा है 1 लाख से, ठीक है जी। 70,000 इसके पास मौजूद हैं। अब कह रहा है कि 30,000 मुझे कहीं से मिल जाए, कोई दे दे, तो मैं जाके अपना बिजनेस शुरू करूं। अब मैंने कहा कि जब वो अपने पास जब तक पैसा रखा हुआ है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो मतलब वो बिजनेस में आप कभी भी उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते जब तक आप उसको इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। 70,000 इसके पास पड़े हुए हैं, इसको अपनी शॉप चलानी है 1 लाख रुपए से, ठीक है। तो अब ये जाता है अपने दोस्त के पास। दोस्त से कहता है कि भाई अपना दोस्त का भी नाम रख लेते हैं कि वो अपने दोस्त के पास जाता है, हाशिम के पास। और अहमद हाशिम से कहता है कि यार हाशिम, मैं जो है शादी करना चाह रहा हूँ इस तरह से, और मैं बिजनेस खोलना चाह रहा हूँ। तो अपने बिजनेस के लिए मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन मुझे 30,000 और ज़रूरत है, मुझे 30,000 रुपये और चाहिए। हाशिम कहता है क्यों नहीं यार, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं चलो तुम्हें 30,000 उधार कीमत में दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? उधार कीमत में, कि तुम मुझे वापस करोगे। वो उससे हाशिम से पैसे ले लेता है। तो ये उसने हाशिम से पैसे ले लिए 30,000, ठीक है, प्लस इसके पास अपने पैसे भी हैं। तो अब इसके कुल मिला के हो गए 1 लाख। 1 लाख की इसने खोल ली शॉप, ठीक है। कैश आया इसके पास 1 लाख। 1 लाख से इसने 30,000 रुपए की ले ली शॉप। और अपना जो है इसने, इसको मशीनरी भी चाहिए होगी, जाहिर सी बात है, कैफे खोला है इसने। तो उस कैफे के लिए इसको मशीनरी चाहिए, इसको कंप्यूटर चाहिए, इसको डिलीवरी के लिए बंदा भी चाहिए और बाइक भी चाहिए। और जाहिर सी बात है वो उसके दुकान के एक्सपेंसेस भी बेयर करेगा, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स हैं, ठीक है। अब आप जब राइट साइड पे देखेंगे, तो राइट साइड पे हमें देखने को मिल रहा है कि पैसा आया कहाँ से और लगा कहाँ पे। पैसा इसके यहाँ पे दोस्त से लिए 30,000, और 70,000 जो है इसके पास अपने पड़े थे या अपने वालिद साहब से लिए, लेकिन वो उधार को हम काउंट नहीं कर रहे, ये हम उसमें क्या काउंट कर रहे हैं कि दिस इज इसका जो है अपना सरमाया। वो उधार और ये उसका अपना सरमाया। अपना सरमाया है, इसने किसी को देना नहीं है, लेकिन जो उधार लिया है वो क्या है? वो क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे, ठीक है, कि उसको वापस देना है, लायबिलिटी है। और ये जिम्मेदारी है कि इसने वो पैसे वापस देने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल कह लो यहाँ पे, या या इसको इक्विटी कह लें आप, ठीक है। तो कैपिटल इसका अपना सरमाया है, लायबिलिटी जो है वो उधार है, और एसेट्स वो जो कि इसको इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी, ठीक है, जो इसको प्रॉफिट देंगी, जिससे ये अपना बिजनेस क्या करेगा, रन करेगा, ठीक है। तो उसमें खर्चा भी है, इसमें इसको खर्चा भी करना है, इसने इसमें इसको जो है क्या कहते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट करना है। और ये तकरीबन इसके एसेट्स हैं जिससे इसने इन सबको अपने पूरे बिजनेस को चलाना है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि ये दोनों चीजें बराबर आनी चाहिए, मतलब लायबिलिटी और कैपिटल को मिक्स करके, मतलब मिला के, अगर उधार नहीं लिया हुआ, इन दोनों को मिला के इनकी एसेट्स से ये दोनों बिल्कुल चीजें बराबर होनी चाहिए। तो इसके आगे जो है हम लेते हैं अजम्पशन, कि भाई इसके पास जो रिसोर्स है, रिसोर्स क्या है? रिसोर्स ये ले लें कि यहाँ पे जो एसेट्स के नीचे ये शॉप है, मशीनरी है, कंप्यूटर्स हैं, और ये डिलीवरी वाला, और उसके साथ उसकी बाइक है, तो ये क्या है, इसके एसेट्स हैं। तो ये क्या है? रिसोर्सेज हैं। तो ये रिसोर्सेज इसके पास आई कहाँ से? ये जो तकरीबन 1 लाख की इसके पास रिसोर्सेज हैं, या चलो उसने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए में से कोई 90,000 की चीजें ले ली, और 10,000 रुपए इसके पास कैश में पड़ा हुआ है। और वो कैश भी इस तरह से है कि 5,000 कैश है और 5,000 उसके पास बैंक में है, ठीक है जी। तो ये इसके पास आए कहाँ से, ये रिसोर्सेज आए कहाँ से? तो उसकी कोई ना कोई सोर्स तो जाहिर सी बातें होगी। तो वो सोर्स क्या थी? वो सोर्स क्या थी? अब सोचें जरा, और इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट्स में दें।
तो वो सोर्स क्या थी, इसके अब्बा या ये खुद, ये इसके पास अपने 70,000 मौजूद थे जो इसने सेव करके रखे हुए थे। दूसरा, इसका वो दोस्त जिसने इसको क्या दिए, उधार दिए 30,000, हाशिम। ठीक है, तो रिसोर्स क्या है, इसके एसेट्स हैं, और सोर्स क्या है, इक्विटी और लायबिलिटी, इसका अपना कैपिटल सरमाया और उधार। चलो इसको इस तरह से देख लो कि ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसके हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे इंशाल्लाह। अब एसेट की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय बिजनेस और एंटिटी, आप उसको बिजनेस कहें या एंटिटी कहें, ठीक है, फिलहाल ये नीचे वाली दो लाइनें छोड़ दें। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो द एंटिटी, इन दोनों को फिलहाल छोड़ दें, आप सिर्फ ऊपर वाली लाइन पे फोकस करें। अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय बिजनेस और एंटिटी, वो रिसोर्स जो कि इसका बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, या एंटिटी, एंटिटी और बिजनेस एक ही चीज है, तो कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे कंट्रोल का वर्ड आ रहा है, क्यों मैंने नहीं लिखा कि ऑन कर रहा है। लेट सपोज यहाँ पे अगर इसको कोई जो जगह मिली हुई है, वो जो शॉप थी, कैफे थी, वो जगह जो है इसने कहाँ से ली हुई थी, वो जगह इसने ली हुई थी रेंट पे। तो क्या वो इसकी अपनी हो गई, ऑन कर रहा है उसको, डेफिनेटली वो इसको ऑन नहीं कर रहा, वो उसकी रेंट की जगह है। तो अ रिसोर्स मतलब वो जगह, या वो चीज, वो ऑब्जेक्ट जिसको वो बिजनेस कंट्रोल करे, वो क्या है, इसका एसेट है। ठीक है, अब हम देखते हैं अकाउंटिंग हेड्स के, अकाउंटिंग जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो अकाउंटिंग के जो पिलर्स हैं ना, अकाउंटिंग के जो हेड्स हैं, वो 5 हेड्स हैं जिसमें हम चीजें रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे। एसेट्स हैं सबसे पहले, फिर लायबिलिटी है, कैपिटल कह लो या उसको आप इक्विटी कह लें, एक्सपेंस और रेवेन्यू। अब मोस्टली आप में से बीकॉम पढ़ के आए हुए होंगे या आईकॉम पढ़ के आए होंगे, तो उन्होंने अल्सर सुना होगा, तो ये मैंने उस ऑर्डर में इसको लिखा है और इसी ऑर्डर में मैं आपको आगे समझाऊंगा। अल्सर, ALCER, ठीक है। ए फॉर एसेट्स, L फॉर लायबिलिटी, और सो ऑन, जो आगे समझ लो। तो अब पहले बात करते हैं हम पहले पिलर की, पहले हेड की, दैट इज एसेट्स। एसेट्स दो किस्म के होते हैं, एक करंट एसेट्स मतलब इमीडिएट एसेट्स जिनकी जो लाइफ है वो 1 ईयर होती है, ठीक है, 1 अकाउंटिंग पीरियड कह लें या 1 ईयर कह लें। और नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स व्हिच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अब आगे इसकी एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहले हम देखते हैं करंट एसेट्स की, कि वो एसेट जो कि 1 साल में खत्म हो जाते हैं और वो एसेट्स जो कि 1 साल से ज्यादा चलते हैं। तो 1 साल से ज्यादा जो चलते हैं वो कौन से हैं, नॉन करंट एसेट्स, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, तो वो हैं टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट्स। एसेट्स व्हिच टेंजेबल पढ़ते हैं, एसेट्स विथ फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हाथ लगा सकते हैं आप। सो वो क्या है, आपका एसेट कैश है, कैश एट बैंक भी है, और फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, बिल्डिंग है, स्टॉक है, इक्विपमेंट है, और कंप्यूटर्स हैं। ये आपके वो एसेट्स हैं जो कि मोर देन 1 ईयर, और टेंजेबल एसेट्स, ठीक है। और इंटेंजेबल कौन से हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, और मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसका आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एसेट है, नॉन करंट एसेट है, और इंटेंजेबल एसेट है। गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ब्रांड नेम्स हैं, ट्रेडमार्क है, लोगो है, और कॉपीराइट है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके इंटेंजेबल एसेट्स। उसके बाद आ जाते हैं आगे करंट एसेट्स। आपकी इन्वेंट्री है, सेल होनी है, स्टॉक इन ट्रेड है, ये एक ही नाम है, इन्वेंट्री कह लें आप, ठीक है, इन्वेंट्री मींस गुड्स फॉर सेल, स्टॉक इन ट्रेड कह लें या उनको मर्चेंडाइज कह लें, ये नाम मैंने पहले भी रिपीट किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है,
दिया हुआ उधार जो कि आपने लेना है, ठीक है। उधार पे कोई चीज बेची है तो आप क्या कहेंगे, लेट सपोज अगर आपने एक चाय का कप उधार पे दिया है, कैफे चला रहे हैं ना, तो हमने चाय का कप उधार पे दिया है, तो एंट्री इसकी किस तरह से करेंगे कि उधार पे दिया या कैश लिया। तो हम लिखेंगे भाई उधार पे दिया, लेकिन उधार पे क्या दिया, एक कप चाय। कितने कप चाय, एक कप चाय, दो कप चाय, तीन कप चाय, भाई हमने एक कप चाय दिया या एक कप कॉफी का दिया, ठीक है। डेटर्स वो जो आपके आपके कर्जी हैं, ठीक है, जिसको दिया वो क्या है, आपका डेटर है। उसके बाद आ जाए प्री पेमेंट्स हैं, अक्रूड इनकम है, कैश एट बैंक है और कैश इन हैंड है। इसको हम मजीद आगे जो है जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इनको पढ़ेंगे। उसके बाद ही देख लें लायबिलिटी सेकंड हेड, ठीक है। अल्सर का ए हो गया, अब एल की बारी है, लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है और नॉन करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी जो कि आपकी इमीडिएट लायबिलिटी कह लें, लायबिलिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड, जिनको सेटल हो जाना चाहिए, वो वाले उधार जिनको सेटल होने हो जाना चाहिए विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। तो वो उसके एग्जांपल्स क्या है, अकाउंट पेबल है, अक्रूड एक्सपेंस है, अनअर्न्ड इनकम है, शॉर्ट टर्म लोन्स और बैंक ओवरड्राफ्ट्स। ये विद इन अ ईयर जो है इनको सेटल हो जाना चाहिए, ये करंट लायबिलिटी है। उसके बाद नॉन करंट कौन सी है, liabilities which are required to be settled for more than one accounting period। इसकी एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स ले लें। मजीद आगे हमें क्वेश्चंस करने को मिलेंगे तो हम इनकी एग्जांपल्स देख रहे होंगे उधर। अब हम आ गए इक्विटी की तरफ, ठीक है। थर्ड, इट इज रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ ओनर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज फ्रॉम ऑल एसेट्स, ठीक है जी। तो ये कैपिटल की जो है हमारी जो डेफिनेशन है उसको इस तरह से भी समझ लें, दिस इज आल्सो कॉल्ड द ओनर्स इक्विटी, ओनर्स की, ओनर का सरमाया, एज इट्स द वैल्यू दैट एन ओनर ऑफ अ बिजनेस हैज लेफ्ट ओवर। उसके एक ये वो वाली वैल्यू है जो कि बिजनेस के ओनर के पास बची हुई है, इसकी तमाम लीगल ऑब्लिगेशंस नेट करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद, जब वो उसमें से बिल्कुल डिडक्ट हो जाएंगी सारी चीजें, उसके पास जो बचा कुचा है दैट इज क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज हिज इक्विटी, दैट इज हिज कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल बढ़ता कैसे है और कम कैसे होता है, तो बाय ऑनर। इसकी दो एग्जांपल्स हैं बाय ऑनर के, या तो वो खुद मजीद लेकर आए, लेट सपोज उसने अपना जो है बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2019 को, ठीक है, कितने से स्टार्ट किया, 1 लाख से, ठीक है। अगले साल 1 जनवरी 2022 को 2020 को सॉरी, वो जो है अपने पास 1 लाख रुपए और लेकर आया। अब वो उधार में हम काउंट नहीं कर रहे उसमें फिलहाल, ठीक है, हम उसको एज अ कैपिटल एज अ इक्विटी ही देख रहे हैं। वो 1 लाख रुपए उसने और इन्वेस्ट कर दिए अपने पर्सनल डिपॉजिट में से, ठीक है, अपने पर्सनल अकाउंट से इसने 1 लाख रुपए बिजनेस में और लगा दिए। उसके बाद बिजनेस कैसे बढ़ता है और इक्विटी कैसे बढ़ती है, रेवेन्यू से। जाहिर सी बात है आप जब अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसका जो मकसद क्या है, सीकिंग प्रॉफिट, ठीक है। आप प्रॉफिट बना रहे हैं, आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो उससे आपकी क्या बढ़ती है, इक्विटी बढ़ती है। अब आ जाते हैं डिक्रीज इन इक्विटी के, कम कैसे होता है, कर्टेल ऑफ कैपिटल कैसे होता है, पर्सनल यूज से, या उसको ड्राइंग कह लें, या उसको हम इस तरह से भी रिकॉर्ड करेंगे कॉन्ट्रा कैपिटल, ठीक है। तो जब आप पर्सनल यूज के लिए अपने पर्सनल अखराजात की वजह से या किसी भी चीज की वजह से जब आप उसमें, एक तो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के एक्सपेंसेस, एक आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, वो जब आप पर्सनल एक्सपेंसेस उसमें से यूज कर रहे होंगे आपकी इक्विटी से, तो उससे क्या होगा, उस पर फर्क पड़ेगा और वो आपका इक्विटी कम हो जाएगी, आपका कैपिटल कम होना शुरू होगा। और बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन से कैसे, जैसे कि एक्सपेंसेस वगैरह उसके हो रहे हैं, लेट सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास स्टाफ है, उसकी सैलरी दे रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो इन अखराजात की वजह से उस पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, लेट सपोज आपके घर पे आपके सॉरी घर पे नहीं, आपकी दुकान पे कोई आया है तो चाय पानी हो गया, ठीक है, आपकी
ऑफिस में कोई आया है तो उसके लिए चाय पानी हो गया, XYZ नट्स वगैरह जो उनके सामने रख दिए, तो दैट इज एक्सपेंसेस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। outflows to generate inflows by economic resources, outflows to generate inflows by economic resources। अब आउटफ्लोज क्या है? आउटफ्लोज मतलब जो आपका पैसा जा रहा है, टू जनरेट इनफ्लोज, इनफ्लोज मतलब जो आपके पास पैसा आना चाहिए, बाय इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके एसेट्स, ठीक है, एसेट्स हो गए। तो वो क्या है, एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के होते हैं? वो एक्सपेंसेस इसलिए करना लाजमी है, लेट सपोज अगर मैंने कही कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, कोई आपकी दुकान पे आया तो आपने चाय रख दिया आगे, नट्स रख दिया आगे, या बिस्किट्स आगे रख दिए, जस्ट टू व्हाट, अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से, अपना मतलब अपने इन्फ्लोज बढ़ाने के लिए, कि जाहिर सी बात है आपने उसको अच्छा ट्रीट किया ताकि ये हमसे चीज खरीदे। तो वो आउटफ्लोज इस वजह से थे कि आपने 50 रुपए का एक्सपेंस किया कि उसके लिए चाय मंगा दी, या उसके लिए जो है बिस्किट्स मंगा लिए, लेकिन मेन रीजन क्या था कि आपके पास से वो जो है, अब बिजनेस को थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, कि आपके पास से वो या तो गाड़ी खरीद के जाए, या तो आपका शोरूम है तो आपके पास से वो बाइक खरीद के जाए। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स इसकी इस तरह से ले लेते हैं, रेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब कोई प्रेमिसेस है आपके पास, आपने एक दुकान ली हुई है, किराए पे ली हुई है, तो आउटफ्लोज आपके मतलब आप 15,000 उसका कोई रेंट दे रहे हैं, 30,000 उसका कोई रेंट दे रहे हैं, लेकिन टू जनरेट इनफ्लोज आपके पास वहां से अर्निंग होती है उसकी कितनी, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने के आप वहां से जनरेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, रेंट एक्सपेंसेस से आप अपने मतलब वो वाले आउटफ्लोज जो कि जनरेट करके दे रहे हैं इनफ्लोज। ठीक है, वो खर्चा जो कि आपको आगे फायदा दे रहा है। सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस जाहिर सी बात है आपके पास स्टाफ होना चाहिए। टेलीफोन एक्सपेंसेस, कम्युनिकेशन है एक, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। तो ये सारी क्या है, उनकी एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ जाए रेवेन्यूज की तरफ। रेवेन्यू क्या है? आपका प्रॉफिट है। अब दो तरह का प्रॉफिट आता है हमारे पास, यहाँ पे हम दो तरह की चीज सकते हैं इसमें, एक प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी है। revenues are the gross inflows generated by economic resources। ठीक है, by performing primary activity, by performing primary activity, primary activity से मुराद क्या है, एक आपने आप शोरूम चला रहे हैं, तो आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, गाड़ियां बेचने का। आप जो है कैफे चला रहे हैं तो आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, बेवरेजेस सेल करने का। ठीक है, सेल रेवेन्यू इनफ्लो बाय, ये एक नोट है, ये एक पॉइंट याद रख लें, सेल रेवेन्यू इनफ्लो बाय सेलिंग इन्वेंट्री, इनफ्लो बाय सेलिंग इन्वेंट्री। लेकिन अगर आपको, आपकी दुकान इतनी बड़ी है, ठीक है, लेट सपोज वो अपनी आपकी खुद की दुकान है, वो इतनी बड़ी है कि आप उसका एक पोर्शन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसका एक पोर्शन जो है आपने रेंट पे दिया हुआ है। अब वो रेंट जो आपको मिल रहा है आपके बिजनेस में, वो क्या है, आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी है, इनफ्लोज थ्रू सेकेंडरी एक्टिविटी। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, चीजें सेल करना, आपका शोरूम है गाड़ियां सेल करना, आपका कैफे है तो आपका बेवरेजेस सेल करना। ठीक है, लेकिन ये सेकेंडरी एक्टिविटी से जो आपके पास अमाउंट आ रहा है दैट इज इनकम, और ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, डिस्काउंट रिसीव, गेन ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल वो जो आपके पास से चीज़ें डिप्रिशिएट होके अब खत्म हो जाएं, अब उनकी लाइफ नहीं रही तो उनको आप डिस्पोज कर दें और उस पर जो आपको एक पैसा मिले। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे ले लें, आपके पास एक फर्नीचर है, वो 4-5 साल चल गया है, अब आप अपना फर्नीचर दूसरा लेना चाह रहे हैं, और उसको जब सेल करके आपको जो पैसा मिला वो क्या है, गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है, और दूसरा क्या है, रॉयल्टी इनकम है, ये भी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक हमारी क्लास जो है एंड होती है। मज़ीद जो है हम आगे डेबिट क्रेडिट रूल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, वो एक मैं चाह रहा हूँ कि एक खूबसूरत सी पीपीटी बना के आगे आपके सामने रखूँ, ताकि कुछ अच्छी सी एग्जांपल से आप आराम से पिक कर लें। और कमेंट्स में ये लाजमी बताइएगा कि कहीं अगर मेरी टीचिंग में या कहीं लेकनेस वगैरह आ रही है, या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आती, तो वो जो ईमेल मैंने दी हुई है वेरी फर्स्ट,
आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं इन केस अगर आपको समझ में नहीं आई चीज़। तो वो ये है uzair ca3@gmail.com। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह जल्दी कोशिश होगी कि आपको आंसर मिल जाए। चलें जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।